हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स जानेंगे कि कैसे रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोट्स के लिए। फिर हम लास्ट में मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, मतलब इनिशिएशन कैसे होगी, एलोंगेशन कैसे होगी और टर्मिनेशन कैसे होगी यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन की। सो बेसिक ये है कि यूकैरियोटिक की जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होती है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए कैसे एडजस्ट होता है? देखो, डीएनए काफी लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर इन लेंथ। देखो, 2 मीटर लेंथ अगर डीएनए की है, वो कैसे एक छोटे से सेल के अंदर एडजस्ट हो रहा है? इसका रीजन ये है कि जो डीएनए हो क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है और क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो कि लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड से बनी होती है। लाइसिन और आर्जिनिन, आपने ये रखा, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड्स है ना। हिस्टोन प्रोटीन इन एमिनो एसिड से बनी होती है। और जो डीएनए है वो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड से आपका पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। और जो फॉस्फोरिक एसिड है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण डीएनए और हिस्टोन के बीच अट्रैक्शन जनरेट होती है और वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को रैप कर सकती है, रैप करती है और इस फॉर्म में उसको मतलब काफी लॉन्ग लेंथ को एक छोटे सेल के अंदर पैक करके रखती है ये हिस्टोन प्रोटीन। तो अब क्या होगा कि रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है, सबसे पहले एक हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज एंजाइम आती है जिसको हम हिस्टोन लूजनर भी बोलते हैं, मतलब कि जो हिस्टोन को लूज करता है। हिस्टोन एसिटाइलेशन मतलब कि ये क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन में एसिटाइलेशन करेगा, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करेगा। और जो एसिटाइल ग्रुप है वो होता है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखो, अगर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड है ये नेग्लिजिबल हो जाएंगे और ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया एसिटाइलेशन। और जो हिस्टोन है आपका, सॉरी, जो डीएनए है वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, हिस्टोन जो है वो लूज हो जाएगा और डीएनए एक्सपोज हो जाएगा इस तरह से। देखो यहाँ पे ये रीजन क्या आ गया, एक्सपोज हो गया। तो मैंने इस रीजन को यहाँ पे इस तरह से आपको डीएनए दिखाया हुआ है। और जो ये सारी रिएक्शन है ये होती है G1 फेज ऑफ सेल साइकिल। और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है, S फेज ऑफ सेल साइकिल, इसको हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये होता है यूकैरियोटिक के केस में और प्रोकैरियोटिक केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा यूकैरियोटिक का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू टू दिस पैकेजिंग। देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, G1 फेज कंप्लीट हो गया और डीएनए हमारा एक्सपोज हो गया इस फॉर्म में। जो यूकैरियोटिक का डीएनए है उसमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यूकैरियोटिक का डीएनए कैसा होता है, लॉन्ग होता है ना। तो मैंने सिंगल आपको एक सिंगल ओआरआई दिखाया हुआ है डिटेल में, इस तरह से होता है। 150 बेस पेयर लेंथ होती है, उसके पास देखो B2 B3 B2 सब यूनिट होते हैं, बीच में ये आपका वेकेंट स्पेस होता है और यहाँ पे B1 यूनिट और 11 बेस पेयर 80 रिच सीक्वेंस होता है। और जो ये रीजन है यही है जो आपका इनिशिएटर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। इस पे बाइंड होगा और यहीं से इनिशिएशन स्टार्ट होगी, वो हम नेक्स्ट डायग्राम में डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन सी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो ORC बाइंड हो जाएगा आपका यहाँ पे, फिर आएगी हेलिकेज एंजाइम जो क्या करेगा, अनबाइंडिंग स्टार्ट करेगा डीएनए की, उसको अनबाइंड करेगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, मानो कि ये डीएनए आपका है ना, तो यहाँ पे ORC इस पॉइंट पे बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे ये इनिशिएटर पॉइंट है ये वाला। फिर यहाँ पे हेलिकेज आएगी, वो इसको अनबाइंड करेगा इस तरह से खोलेगा इसको, हेलिकेज ऐसे कर देगा, है ना।
अनबाइंड कर देगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, हमने हेलिकेज को यूकैरियोटिक केस में एमसीएम नाम होता है उसका, एमसीएम, और इसको कौन लोड करता है, हेलिकेज लोडर, जिसका नाम है CDC6, और इसको हम CDT1 भी बोलते हैं। ये एटीपी को यूज करके हेलिकेज को लोड कराता है डीएनए में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SSBP आती है, ये एंजाइम बाद में आती है। SSBP आती है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि जो यहाँ पे अनबाइंडिंग हुई है, इस तरह से जो अनबाइंडिंग हुई है वो दोबारा क्या हो, रिबाइंड ना कर सके। ये उसको जो है वो पकड़ के रखता है ताकि जो दोबारा रिबाइंड ना कर सके, और इसका नाम है RPA, मतलब कि रेप्लिकेशन पॉइंट A। उसके बाद आता है क्लैम्प। क्लैम्प क्या करता है, क्लैम्प इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है क्लैम्प, और इसको जो यहाँ पे लाता हुआ रहता है क्लैम्प लोडर, इसको नाम दिया जाता है RFC, ठीक है। और जो क्लैम्प का नाम है वो है PCNA। इसको किसने लाया, क्लैम्प लोडर ने। देखो यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ पे आपकी हेलिकेज एंजाइम ने क्या कर दी, अनबाइंडिंग स्टार्ट कर दी, इस तरह से अनबाइंडिंग क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। फिर SSBP जो है यहाँ चारों तरफ बाइंड हो जाएगी, ताकि दोबारा इस तरह से रिबाइंड ना हो सके, है ना, ताकि दोबारा रिबाइंड ना हो सके, इस तरह से ही रहे। यहाँ पे क्लैम्प ऐड हो जाएगा, क्लैम्प, ताकि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। फिर उसके बाद आएगी टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगी, वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगी इन यूनिट पे, ताकि यहाँ से रिलैक्स हो जाए, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाए इस तरह से, और दोबारा डीएनए ऐसे बन जाए। ये चीज आपने याद रखना। उसके बाद आपके यहाँ पे प्राइमेज आएगी, प्राइमेज, जो कि प्राइमर को ऐड करेगी, एक आरएनए प्राइमर को ऐड करेगी, और वो प्राइमर क्या करता है, 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड कराता है, जिससे आगे फर्दर पॉलीमराइजेशन हो सकती है। आपको ये चीज जो नेक्स्ट डायग्राम में समझ आ जाएगी। जो प्राइमेज है वो होती है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। उसके बाद जो प्राइमर को रिमूव कराती है वो होती है FEN1, है ना। और बाद में जो आपने लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, उसको रिसील करता है लाइगेज, विच इज ATP डिपेंडेंट। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बहुत सारी पाई जाती है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो प्राइमर को ऐड करती है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो बेस एक्सिजन रिपेयर, मतलब कि डीएनए रिपेयर में यूज होती है। मानो कि कोई बेस जो है वो उल्टा बाइंड हुआ है, A G के साथ बाइंड हुआ है और G जो T के साथ बाइंड हुआ होगा, तो इसलिए जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बीटा आएगा और उसको जो रिपेयर करेगा, उसको अच्छे से बाइंड कराएगा, A को T के साथ और G को C के साथ। ये ATGC क्या है, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। फिर आएगी डीएनए पॉलीमरेज गामा, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज होती है। फिर आएगी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो लैगिंग स्ट्रैंड बनाती है, जिसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। फिर आएगी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो लीडिंग स्ट्रैंड बनाती है ना। तो अब देखते हैं हम डिटेल मैकेनिज्म, जिससे आपको इन पूरे एंजाइम्स का रोल भी आप फील कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्या होता है लैगिंग स्ट्रैंड, क्या होता है लीडिंग स्ट्रैंड, और कैसे इनका जो है वो फंक्शन कर पाते हैं। तो जो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। एक होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो हमने पिछले डायग्राम में स्टडी कर दिया। सेकंड होता है इनिशिएशन, देखो मैंने आपको ये यहाँ पे इनिशिएशन, ये यूकैरियोटिक का मैंने डीएनए दिखाया हुआ आपको, जिसमें मल्टीपल ORI होते हैं, मतलब यहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऐसे फर्दर डीएनए लॉन्ग होगा, वहां से भी बहुत सारे ORI हो गए। यहाँ हमने सिंगल ORI लिया, सबसे पहले ORC आएगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, जो कि रिकॉग्नाइज कराएगा कि कहाँ से हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, वो आएगा यहाँ पे बाइंड कर दिया। फिर उसके बाद आएगा हेलिकेज जो अनबाइंडिंग स्टार्ट करता है, हेलिकेज को बोलते हैं MCM। हेलिकेज को कौन लाता है, हेलिकेज लोडर, दैट इज CDC6 और CDT1। और फिर आएगा क्लैम्प जो कि इस फॉर्म में होता है, और इसके अंदर से इस तरह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती रहती है, और एक क्लैम्प ऐसे ही रहता है और फर्दर नया डीएनए बन जाएगा।
फिर दोबारा इस तरह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और नया डीएनए बन जाएगा। इस क्लेम को लाता है, क्लेम का नाम है आपका पीसीएनए और क्लेम को लाता है क्लेम लोडर आरएफसी। तो वो यहाँ पे डीएनए पे बाइंड हो गए। फिर आएगी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि जो ये अनबाइंडिंग हुई है ये दोबारा रीबाइंड ना हो सके। इस तरह से एसएसबीपी चारों तरफ से बाइंड हो जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरह से। फिर आएगा आपका टोपोइसोमेरेज 1 या 2, जो क्या करेगा, टेंशन को रिलीज करेगा, है ना। जब अनबाइंडिंग हो रही है तो वहाँ पे टेंशन जनरेट होती है, उसको रिलैक्स कराता है टोपोइसोमेरेज। फिर उसके बाद आएगी आपकी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये क्या करेगा, एक प्राइमर को ऐड करेगा। प्राइमर इस तरह से होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम पे OH ग्रुप प्रोवाइड कराता है, जहां से फर्दर पॉलीमराइजेशन हो सकती है। देखो ये प्राइमर लगा यहाँ पे, फर्दर पॉलीमराइजेशन हो सकती है। तो अब है हमारा एलोंगेशन में देखो यहाँ पे इस तरह से फोक बनता है। देखो 2 फोक बनेंगे, आप यही देख लो। ये इस तरह से आपका एक पॉइंट है ORI। इस तरह से एक रेप्लिकेशन इस साइड से होगी, एक इस साइड से होगी, मतलब एक फोक इस साइड बनेगा, एक फोक इस साइड बनेगा। जैसे आप देख रहे होगे, इस साइड अलग होगी, इस साइड अलग होगी रेप्लिकेशन, इस तरह से। तो मैंने आपको यहाँ पे सिंगल फोक दिखाया हुआ है, आप दोनों फोक को इमेजिन कर लो। देखो सबसे पहले क्या हो गया, इसमें आपकी जो हेलिकेज बाइंड होगी MCM, यहाँ देखो। फिर क्लैंप बाइंड हो गए, यहाँ पे टोपोइसोमेरेज यहाँ पे बाइंड हो गई, और चारों तरफ से आपका RPA बाइंड हो गया, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो गई, ताकि दोबारा रिवाइंड ना हो सके। और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया 3 प्राइम एंड पे, जिसने क्या किया, यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड किया। ये किया डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है। वो कैसे, इसको 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री मिल गया, तो यहाँ से ये फर्दर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, मतलब कि बहुत सारे जैसे आपके न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड करेगा। वो कैसे करता है, उसका डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन केस में समझा चुका हूं। पहले आपने क्या करना है कि प्रोकैरियोटिक की रेप्लिकेशन देखनी है, वहां से आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे कंसेप्ट आपके देखो। अब इसने यहाँ पे क्या किया, पॉलीमराइजेशन की। अब यहाँ देखो आप, ये यहाँ पे जो है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने प्राइमर ऐड किया, जिसके बाद 3 प्राइम है, और यहाँ पे OH ग्रुप फ्री नहीं है, बट यहाँ पे लगी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है। इसने पॉलीमराइजेशन कर दी, क्लोज ही कर दी। यहाँ फर्दर 5 प्राइम आया, OH ग्रुप फ्री नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पे दूसरी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आएगी और कंटिन्यूअस जो है वो स्ट्रैंड को बनाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एक नया प्राइमर ऐड करना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगी और आगे जो पॉलीमराइजेशन करेगी, बीच में गैप रह जाएगा, क्योंकि उतने में यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और इसको भी पॉलीमराइजेशन आगे करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ तो बना आपका लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ने क्या बनाया, लीडिंग स्ट्रैंड, और यहाँ बने लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। किसने बनाया, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ने। मैं आपको थोड़ा और यहाँ पे इजी दिखाता हूँ। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब कि पूरा टेम्पलेट स्ट्रैंड जो एक्चुअल डीएनए का है, और ये आपका न्यू स्ट्रैंड बना, इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। किसने बनाया, ये बनाया आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ने। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और आपके ये बने ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को कौन रीसील करता है, मैंने आपको बताया था एक लाइगेज एंजाइम होती है जो एटीपी को यूज करता है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है, फॉस्फोडाइस्टर
डाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना, जो आपका लाइगेज है वो कभी भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता, ये सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और इनके जो गैप है उसको फील करता है, और इस तरह से यहाँ से जो है वो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ भी नया स्टैंड बन जाएगा, यहाँ भी नया स्टैंड बन जाएगा। इस तरह से पूरी रेप्लिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड आया टर्मिनेशन। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं कि आज तक साइंटिस्ट जो है इसको डिस्कवर नहीं कर पाए कि यूकैरियोट्स के केस में एक्चुअल टर्मिनेशन कैसी होती है, वो जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए। बट इतना जरूर बोला है उन्होंने कि जब ये दो रेप्लिकेशन फॉर्म आपस में मिल जाएंगे तो वहीं पे जो टर्मिनेशन हो जाएगी और रेप्लिकेशन ओवर हो जाएगी, एक न्यू स्टैंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा आपका यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैंने आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन बताई, वहां पे कंसेप्ट बिल्ड कराए। फिर मैंने अगली वीडियो में डिटेल मैकेनिज्म दिखाया एंजाइम्स का, कि हेलिकेज कैसे काम करती है, डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करती है, वो न्यूक्लियोटाइड को कैसे ऐड करती है, डिटेल में बताया। अब मैंने आपको जो है वो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बता दिया। बट आप इससे पहले जो प्रोकैरियोटिक की डीएनए रेप्लिकेशन चेक करना, मेरे इसी यूट्यूब चैनल में वो वीडियो डली है, उसके बाद आप ये वीडियो देखना और आई गारंटीड कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रेप्लिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू।